ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, अगर आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही कुछ आग लिए, ऐसे ही कुछ बुलंद इरादे लिए कुछ सालों पहले उतरे थे मैदान में मिस्टर संतोष कुमार जी रोंगटा, जिन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सब जान ही चुके हो कि आज एक मुलाकात की शान है मिस्टर संतोष कुमार जी रोंगटा। इनके बारे में वैसे ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ सालों पहले 1980s में सबसे पहले ये पर्सन थे जिन्होंने राइट फॉर द फाइट की शुरुआत की थी। दोस्तों, एनएबी को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले संतोष कुमार जी रोंगटा ने एक रैली का आयोजन किया था 16 मार्च 1980 के दिन। उन दिनों मार्च के थर्ड संडे यानी कि तीसरे रविवार के दिन वर्ल्ड डिसेबल डे का इन्होंने निरीक्षण भी किया था। और कुछ इश्यूज जैसे कि उन दिनों जो डिसेबल्स को सी और डी कैटेगरीज के लिए जॉब दी जाती थी, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने उस रैली का आयोजन किया था। लेकिन मिसेस इंदिरा गांधी से मिलने जा रही इस रैली को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। इनफैक्ट लाठीचार्ज भी किया गया, ये कहकर कि रैली ने 144 सेशन को तोड़ा है। इन्हीं के ही नेतृत्व में 1 अगस्त को उसी साल फास्ट अंटिल डेथ का भी आयोजन हुआ था, जो कि उस वक्त के लेबर मिनिस्टर टी अंजया के प्रॉमिस के बाद उस हंगर स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया गया। एक बार फिर इन्हीं के नेतृत्व में ही 20 दिन का लंबा आंदोलन चला 1 जनवरी 1981 से, जो कि इंटरनेशनल ईयर फॉर द डिसेबल्ड पर्सन के रूप में जाना गया। और एक बार फिर ये स्ट्राइक लेबर मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी के आश्वासन के बाद बंद कर दी गई। इस तरीके की स्ट्राइक लगातार इनके नेतृत्व में होती रही। इन्होंने कभी हार नहीं मानी और फाइनली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक एग्जाम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सी और डी कैटेगरीज के 1000 ब्लाइंड को जॉब मिला। इतना ही नहीं, इनकी जो डिमांड थी लेजिस्लेशन फॉर द ब्लाइंड की, वो भी एक नए रूल के तहत फुलफिल की गई 1996 में। और आज 2015 में भी इनका संघर्ष लगातार जारी है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, इतने संघर्ष, इतने स्ट्रगल के बाद भी इन्होंने अपनी यात्रा को ख़त्म नहीं किया, थामा नहीं है। ये कंटिन्यू आज भी लगातार काम कर रहे हैं। तो चलिए हम मिस्टर संतोष कुमार जी रोंगटा जी से ही जानते हैं कि कैसे रही उनकी जीवन यात्रा अब तक की। सर, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब और कहां पर हुआ था, और थोड़ा बहुत हम आपकी फैमिली के बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और मैं एक उच्च मध्यम परिवार से हूँ, व्यापारी परिवार से। तो उस वक्त तो कहीं पर भी कोई इतनी खास अवेयरनेस नहीं थी सर ब्लाइंडनेस को लेकर। बहुत कम ही जगह ऐसी थी जहाँ पर मतलब नॉलेज थी लोगों की, ब्लाइंड को स्टडी वगैरह कराई जा सकती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के कानपुर जैसे शहर में आपका बचपन कैसे गुजरा, हम ये जानना चाहेंगे। नहीं, कानपुर में बिल्कुल इस संबंध में आप कोई चेतना नहीं थी दृष्टिहीनों के प्रति, या दृष्टिहीन की कोई उसकी शिक्षा हो सकती है, दीक्षा हो सकती है, इस संबंध में बिल्कुल नहीं था। और हमारे परिवार में भी इसकी कोई चेतना नहीं थी, और इसलिए वो बड़ा कठिन समय था जब हमने होश संभाला बचपन में। और परिवार और समाज में जो कुछ उस समय का याददाश्त है सुनने की, वो ऐसी थी कि जैसे परिवार पर ही आश्रित रहना पड़ेगा और केवल 2 टाइम का भोजन मिल जाना, वही इतिश्री है होगी जीवन। आपकी बातें सुनने के बाद हमारे अंदर और उत्सुकता बढ़ गई कि हम ये जाने कि आपने अपना एजुकेशन कैसे कंप्लीट किया ऐसे माहौल में।
उस वक्त जब एक नॉर्मल एजुकेशन के लिए भी विजुअली एम्पायर पर्सन को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में आपने लॉ जैसा इतना टफ सब्जेक्ट कैसे कर लिया? सर, हमारे लिसनर्स ये जरूर जानना चाहेंगे कि उस वक्त एजुकेशन के रास्ते आपके लिए कैसे खुले। देखिए, मेरे ब्रदर बहुत मैं कहूँ सेंसिटिव थे, और वो ये नहीं मानने को तैयार थे कि कोई अवसर नहीं हो सकता मेरे लिए। इसलिए उन्होंने पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश की, और बाद में मुझे जब मैं 6 साल का था तो मॉडल स्कूल फॉर द ब्लाइंड चिल्ड्रन में मुझे भर्ती कराया देहरादून में, और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई थी 10th क्लास। उसके बाद मैं 10th क्लास, जो कि मॉडल स्कूल फॉर द ब्लाइंड चिल्ड्रन जो भारत सरकार का है द्वारा संचालित है, आजकल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडिकैप्ड एक्ट के तत्वाधान में चलता है, वो उसके बाद वो 10th तक था, इसलिए मैं फिर अपने नगर आ गया कानपुर, और फिर मैंने लॉ कानपुर से किया, पूरे कॉलेज की एजुकेशन और लॉ तक कानपुर। और उसके पश्चात उस समय लॉ करते समय भी बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने, क्योंकि लीगल प्रोफेशन ये नहीं माना जाता था कि शायद ब्लाइंड इसमें सक्सेसफुल हो सकेगा। हमने इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि हमको ये लगता था कि ये ऐसा प्रोफेशन है शायद जो जिसमें दृष्टि बाधित बहुत सक्षम रूप से कार्य कर सकता है और इसको अपना प्रोफेशन बना सकता है। जो सबसे बड़ी चुनौती उस समय थी कि पुस्तकें नहीं थी उपलब्ध, और आप जानते हैं कि लॉ के अंदर पढ़ना बहुत जरूरी है। लोग रोज नए नए निर्णय आते हैं, किसी सेक्शन पर, किसी कानून के इंटरप्रिटेशन को लेकर नई नई न्यायालय के आदेश निर्देश आते हैं और इंटरप्रिटेशन आते हैं। तो उस सबको देखकर फिर चुनौती बहुत कड़ी थी, लेकिन हमने ज्यादातर ब्रेल का यूज करके और रीडर्स की सहायता से उस चुनौती का सामना किया। बहुत अच्छा लगा सर ये जानकर कि इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी आपने अपने सपनों को पूरा कर कर ही छोड़ा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे लिसनर्स होंगे जो कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्हें ज़रूर इन बातों से मोटिवेशन मिल रहा होगा कि वो भी अगर चाहेंगे कुछ करना तो ज़रूर कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी कोशिश उनको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब हम ये जानना चाहेंगे सर कि स्टडी के अलावा सोशल एक्टिविटीज में उस वक्त आपका क्या रोल था, और कब आपने नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड को ज्वाइन किया? मैंने साथ साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड से उस समय से जुड़ गया जब मैंने 12th स्टैंडर्ड पास किया। उसके बाद से ही मैं जुड़ गया, और मैं लगभग 20 साल की आयु में नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का यूपी ब्रांच का जनरल सेक्रेटरी बना, और फिर 22 साल की आयु में मैं नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ में एक सेक्रेटरी बना। 2 सेक्रेटरी हुआ करते थे जनरल सेक्रेटरी के अलावा, उसमें से एक मैंने चुनाव लड़ा और मैं जीता जैसे। उसके बाद 1978 में मैं जनरल सेक्रेटरी बना राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ पर, और फिर मैंने राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ को एक नई दिशा देने की बात सोची, क्योंकि उस समय तक राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ केवल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, प्रोजेक्ट्स चला के, ब्रेल लाइब्रेरी, ब्रेल प्रेस, रिकॉर्डिंग लाइब्रेरी वगैरह, प्लेसमेंट सर्विसेज की। लेकिन मैंने सोचा कि वास्तव में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का उद्देश्य और कर्तव्य ये होना चाहिए कि विकलांगों और दृष्टिहीनों के अधिकारों को कानूनी स्वरूप प्रदान करवाया जाए, नीतियों को बदलवाया जाए, जिससे कि समानता और समानता का अधिकार मिले, और विशेष रूप से आर्थिक समानता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बिना आर्थिक समानता के, बिना आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुए हम
कभी भी समानता की बात नहीं कर सकते और वास्तविक रूप से समानता का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। काफ़ी अच्छे और बुलंद विचार रहे उस वक़्त आपके, और इन विचारों के लिए आपने काफ़ी फाइट भी की, और हमारे लिसनर्स शायद जानते भी होंगे कि इसमें आपको कामयाबी भी मिली, और जिसका फ़ायदा सभी पूरी डिसेबल सोसाइटी उठा रही है। तो सर बहुत जल्दी, बहुत छोटी उम्र में ही आपने एनएबी को जॉइन कर लिया, यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड को जॉइन कर लिया। एक तरीके से अगर हम सोचे तो आपने अपना सोशल वर्क बहुत ये छोटी उम्र में ही, बहुत यंग एज में ही शुरू कर लिया था। जी जी। तो सर आपने 12th स्टैंडर्ड में ही नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड को ज्वाइन कर लिया था, और आपने सब्जेक्ट भी लॉ लिया था। आपको लॉ की स्टडी करनी थी, जो कि बहुत टफ थी उस टाइम में एक विजुअली एम्पायर पर्सन के लिए। तो ऐसे में आपने इतनी जल्दी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड को ज्वाइन क्यों किया? क्या रीजन रहे उस वक्त जो आपने इतनी जल्दी एनएबी को ज्वाइन कर लिया? रीजन यही था कि मुझे लगता था कि ये अगर राष्ट्रीय संगठन है तो इसको चाहिए कि हम और प्रोएक्टिवली इसमें सरकार की नीतियों को प्रभावित करें। एक कानून आना चाहिए विकलांग दृष्टिहीन और विकलांगों के अधिकार, और उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए था। वही है, मुझे लगा कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। जी सर, तो समानता के हक के लिए आप नॉर्मल सोसाइटी से लड़ना चाहते थे। उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जो कि आपको नजर आई नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में, और आपने इसको ज्वाइन भी किया। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपने इसको ज्वाइन किया तो सबसे पहले आपने इसकी लीडरशिप को चेंज किया, तो इसका नेतृत्व को चेंज करने के पीछे क्या रीज़न था? मतलब क्यों आपको लगा कि एनएफबी के लीडरशिप को चेंज करना चाहिए? लीडरशिप मीन्स व्हाट मेड यू टू चेंज द लीडरशिप ऑफ द फेडरेशन? क्योंकि हमने सुना है कि जब आपने ज्वाइन किया था तो आपने इसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिया था। तो फॉर्मेट नहीं चेंज किया, फॉर्मेट तो जनतांत्रिक ही रखा, लोकतांत्रिक ही रखा। हमने केवल उसकी दिशा बदली। पहले प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा जोर था, हमने कहा नहीं, नीतियों हमें सरकार की नीतियों को प्रभावित करना होगा, और कानून और ऐसे कानून और नीतियां बनवाने के लिए प्रयास करना होगा, दबाव डालना होगा, जो हमारे समानता को सुनिश्चित करती है, हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। तो सर आज से 30-40 साल पहले आपने समानता और सुरक्षा के लिए जो लड़ाई शुरू की थी, और जिसके लिए आपने नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड को ज्वाइन भी किया और इतने चेंजेस भी किए उसके अंदर, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस मकसद से आपने एनएफबी में चेंजेस किए, तो क्या वो फुलफिल हुए? हाँ, मैं देखिए, कोई भी मकसद पूरे जीवन पर्यंत कभी पूरा नहीं होता, लेकिन मैं ये जरूर कहूँ, मुकम्मल हुआ ये तो नहीं कहूँगा, मैं ये जरूर कहूँगा कि उसमें उसको प्राप्त करने में उसको पूरी तरह उसकी ओर हमने कदम उठाया, और काफी अच्छी शुरुआत हुई और काफी आगे हम बढ़े। देखिए, उदाहरण के लिए मैं तो आपसे बताऊं कि कोई सोचता, और किसी ने कभी मांग नहीं की थी कि विकलांगों के अधिकारों पर तो कानून बनाए, केंद्रीय कानून। हमने 1980 में सबसे पहले ये मांग की। 16 मार्च 1980 को जिस प्रोसेशन में को लेके हम जा रहे थे, उस पर लाठीचार्ज हुआ। उसमें मुख्य मांग यही थी कि विकलांगों के अधिकारों पर एक विकसित कानून हो, रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएं, और आरक्षण पूरी तरह से लागू करके ग्रुप ए से बी तक उसके इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित किया जाए। और मई 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में ये बात मानी गई, स्वर्गीय श्रीमती गांधी के साथ पहली बार सिद्धांतन सरकार ने माना कि एक कानून होना चाहिए और ये आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, मिलना चाहिए। उसके बाद ये कानून की लड़ाई चलती रही। 15 साल लंबी लड़ाई के बाद ये कानून पास हुआ। तो मुझे लगता है, और जहाँ तक रोजगार का सवाल है, मुझे इस बात का गर्व है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के प्रयासों से रोजगार के अवसर खुले। जो बंद दरवाजे थे वो दृष्टिहीनों के लिए खुले, विकलांगों के लिए खुले, और यहाँ तक कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सिविल सर्विसेज में जो दरवाजे हम लोगों के लिए नियमतः बंद हो गए थे, बंद किए गए थे, उनको हम खोल सके। उच्चतम न्यायालय में मैंने याचिका डाली
1993 में, जिस नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका का निस्तारण करते हुए बहुत साफ शब्दों में निर्णय दिया कि दृष्टिहीनों को सिविल सर्विसेज में और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भाग लेने का अधिकार है, तो उसकी परीक्षाओं में, उसकी प्रतियोगिताओं में, और अगर वो सफल होते हैं तो उन्हें IAS की पोस्ट होल्ड करने का अधिकार है। तब से ये सिविल सर्विसेज ब्लाइंड के लिए खुली। उससे पहले ये उनको ब्लाइंड को एक्सक्लूड किया हुआ था सिविल सर्विसेज से। तो और आज उसका ही परिणाम है। लड़ाई तब भी वहां पर समाप्त नहीं हुई, लड़ाई तो हमको फिर भी न्यायालयों में लड़नी पड़ी। आज उसी का परिणाम है कि कम से कम 15 दृष्टिहीन IAS पूरे देश में लगे। तो सुना दोस्तों आपने, कितनी मेहनत के बाद, कितने सालों के बाद आज देश में 15 IAS ऑफिसर ऐसे हैं जो कि ब्लाइंड है। वाकई में मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन फिर भी ये कितनी सच्चाई है इस बात में कि जो मेहनत उस वक्त इन लोगों ने की थी उसका कितना बेनिफिट आज के यंगस्टर्स को हो रहा है। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आने वाली जनरेशन को भी इसका बहुत बेनिफिट होगा। और भी बहुत सारी बातें अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में, जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 RJ सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए भुलाते भुलाते। Radio, a flight of life. Varieties of music. थोड़ी सी शराब। And more, so keep listening. Radio Ulan. दोस्तों एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
आप ही के पसंदीदा शो में जिसका नाम है एक मुलाकात। मैं जानती हूँ आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं ये जानने के लिए कि आज कौन सी पर्सनैलिटी है जिसको हम लेकर आए हैं इस शो में। तो मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी आपसे कि ऐसी कोई पर्सनैलिटी जो कि आपके आसपास है या जिन्हें आप जानते हैं या जिनसे बात कर कर आपको लगता है कि ये वो पर्सनैलिटी है जिसे एक मुलाकात में आना चाहिए, तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए रेडियो रन के ग्रुप में, हमारी वेबसाइट पे जाकर, फेसबुक के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए, जो भी आपको कन्वीनियंट वे लगता है उसके जरिए आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस पर्सनैलिटी को इस शो में लाने की। आप मुझे उस पर्सनैलिटी की प्रोफाइल भी सेंड कर सकते हैं मेरी पर्सनल मेल आईडी पर, जो कि है minalsinghi@gmail.com, यानी कि MINALSINGHVI@gmail.com। यहाँ पर आप मुझे उस पर्सनैलिटी की प्रोफाइल सेंड करिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उन्हें अपने शो में लाने की। आज हम मुलाकात कर रहे हैं मिस्टर संतोष कुमार जी रोंगटा जी से, जो कि ब्रेक पर जाने से पहले हमें बता रहे थे कि आज भी 15 ब्लाइंड ऐसे हैं जो कि IAS ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत है। वाकई में बहुत मेहनत उन्होंने उस वक्त की थी, लेकिन अभी भी हमें थमना नहीं है, अभी और बहुत ऊंचाइयों को पार करना है, छूना है, लेकिन उसके लिए हमें भी इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अब हम दोबारा चलते हैं मिस्टर संतोष कुमार जी रोंगटा की तरफ और जानते हैं कुछ और बातें उनसे। जी सर, बीच में कुछ टाइम के लिए हमने सुना है कि आपने नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से रिजाइन किया था, तो अगर किया था तो क्यों और कितने टाइम के लिए आपने रिजाइन किया था, हम जानना चाहेंगे। हाँ, मैंने रिजाइन किया था 84 में। उस समय अपने पारिवारिक कारणों से मैंने रिजाइन किया था और प्रोफेशन पे ज्यादा ध्यान देने के लिए, क्योंकि शुरुआत थी प्रोफेशन की, इसलिए किया था और फिर 87 में पुनः निर्वाचित हुआ। तो पर्सनल रीजन के कारण और अपने प्रैक्टिस को थोड़ा टाइम देने के कारण आपने थोड़े टाइम के लिए फेडरेशन को छोड़ दिया था, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपने रिजॉइन किया था तो कोई चेंजेस आपको नजर आए थे फेडरेशन में? डू यू फाइंड एनी चेंजेस व्हेन यू रिजॉइन एज अ ऑफिस बेरर? नहीं, उस समय कुछ स्टैंड स्टिल हो गया था सब कुछ, और फिर उसको नए सिरे से गति देना पड़ा और दी हमने, और उसका ही परिणाम था कि जब हम दोबारा आए तो फिर एक केंद्रीय स्तर पर जितनी केंद्रीय सरकार में बैकलॉग के पद थे उनके लिए एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज हुआ और पहली बार दृष्टिहीनों को LDC के रूप में लगाने की, अपॉइंट करने की बात मानी सरकार ने और उनको किया गया। इतनी मेहनत, इतनी कोशिश के बाद फाइनली सरकार को आपकी बात माननी पड़ी और LDC के रूप में ही सही, लेकिन उन्होंने विजिलेंस एम्पायर पर्सन को जॉब देने की या अपॉइंट करने की बात कही या उसके लिए रजामंदी दी। ये वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो आपको हासिल हुई। तो सर, काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहा होगा उस वक्त आपका, एक तरफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के लिए काम करना और दूसरी तरफ अपने जॉब के लिए काम करना, अपना पर्सनल प्रोफेशन को देखना। जी जी। तो सर, दोनों ही प्रोफेशन में काफ़ी मेहनत, काफ़ी काम की और काफ़ी टाइम की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का काम हो अपने राइट के लिए फाइट करने का या फिर अपनी जॉब में किसी केस में उलझा हो। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये दोनों प्रोफेशन को, दोनों काम को कैसे मैनेज कर लेते हो? देखिए, ये टाइम मैनेजमेंट एक चीज होती है, वो हम इस ढंग से करते हैं कि जैसे सैटरडेज हैं, सैटरडेज हम ज्यादातर टाइम NFB के लिए डिवोट करते हैं। शाम को कोर्ट से फ्री होने के बाद और अपनी फाइल्स को देखने के बाद 5 बजे से हम NFB के लिए 1-1.5 घंटे 2 घंटे जरूर रखते हैं। इसके अलावा इन बिटवीन ऑल्सो मैं सुबह से जब भी कोर्ट में होता हूँ, लेकिन जजेस से 20-20 मिनट 10 मिनट का समय मिले तो NFB से संपर्क में कार्यालय से को निर्देश देके करता रहता हूँ मॉनिटरिंग। तो अभी तक तो मैं कोशिश करके सामंजस्य स्थापित कर सका हूँ। ये बात सही है आपकी कि अगर केवल हम
इस पर कंसंट्रेट करते तो शायद उपलब्धियां और ज्यादा होती। लेकिन आप समझते हैं कि मेरा ब्रेड एंड बटर और लोगों की तरह इस सेक्टर में मैंने नहीं चुना है। जिन लोगों ने ब्रेड एंड बटर अपना इस सेक्टर में ही चुना, हो सकता है उनके पास समय ज्यादा हो। जी जी बिल्कुल, कोशिश यही करनी चाहिए सबको कि जो भी काम आप अपने हाथ में लो या जिस भी काम की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसको बराबर से मैनेज कर सको। तो आपने बड़ी अच्छे से दोनों भी काम को मैनेज किया है। तो सर, अब अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो हमने सुना है कि रिसेंटली आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है। जी 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 बिल्कुल किया है। तो सर, इनिशियली यू डिड नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन आज हमने सुना है कि आपने बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के बाद या गवर्नमेंट के साथ जुड़ने के बाद will it make any new changes in your approach towards the movement for the blind? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं शुरू में बिल्कुल इसी मत का था कि शायद मुझे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि जब तक आप किसी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ोगे नहीं, तब तक आपकी लड़ाई अधिक ज्यादातर टेढ़ी रहेगी। अभी जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, और आप जानते हैं कि बहुत क्रूशल इश्यूज सामने हैं, जैसे आरपीडी बिल 2014 भी राज्यसभा में लंबित है और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास गया हुआ है। अब ये जो लंबित बिल है, इसमें काफी खामियां हैं, और आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार से अगर आप दूरी बनाकर इन चीजों को ठीक करवाना चाहेंगे तो मेरे समझ में शायद सफलता न मिले। इसलिए हमने ये निकटता स्थापित की है। जी जी बिल्कुल, शायद दूर रहकर जो आप काम करना चाहते थे उसमें आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब आप गवर्नमेंट से जुड़ गए हो, उनके साथ मिलकर, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो, तो एटलीस्ट आपको अंदर चल रही गतिविधियों का तो पता होता ही होगा। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के बाद क्या आपको कोई चेंजेस नजर आए? जो काम आप करना चाहते थे या जिस मकसद के लिए आपने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, तो उसमें किस हद तक आपको कामयाबी नजर आ रही है? नहीं, देखिए कुछ नहीं, लेकिन अभी ये बात जरूर लग रही है कि अब हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा एक्सेसिबल हो गए हैं वो लोग, और उस एक्सेसिबिलिटी का फायदा अभी तक तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि हो। आप जानते हैं कि किसी चीज को प्रेडिक्ट करना तो बहुत आसान नहीं है कि इसका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि स्ट्रेटेजिकली ये ज्यादा उचित है, और इसलिए उसी पे काम अभी तो कर रहा हूँ। सर, अब तक तो बातें हुई आपके काम को लेकर या प्रोफेशन को लेकर। अब हम थोड़ा सा आपकी एंटरटेनिंग लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके हॉबीज या शौक क्या है, और म्यूजिक में क्या आप रुचि रखते हैं? हम ये भी जानना चाहेंगे। म्यूजिक वगैरह में तो नहीं ज्यादा, क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता एक्चुअली। समय, इन चीजों के लिए समय भी चाहिए, और आप समझ सकती हैं कि लीगल प्रोफेशन और एनर्जी के सामने, और जो दृष्टिहीन समाज, विकलांग समाज के सामने चुनौतियां हैं, डिस्क्रिमिनेशन दिन प्रतिदिन जीवन के हर क्षेत्र में होते हैं, उनको भी लड़ना कोशिश करते हैं कि हर डिस्क्रिमिनेशन पर लड़ाई लड़ी जाए। तो उसको देखते हुए समय और चीजों के लिए बचता नहीं। बिल्कुल, इस बात को तो शायद हमारे लिसनर्स भी मानेंगे कि जब कोई काम हम करते हैं ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके, तो वाकई में हमें दूसरे काम की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। चाहे वो फिर एंटरटेनिंग काम हो या कोई भी काम हो, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता, दूसरी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान जल्दी से नहीं जाता। तो सर, आपका ये त्याग और समर्पण देखकर काफ़ी अच्छा लगा। आई रियली डोंट हैव वर्ड टू से कि
अपने काम के लिए आपने अपने एंटरटेनिंग लाइफ को डेवलप होने नहीं दिया। वेल, फिर भी हम हमारी तरफ से एक गाना आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो चलिए हम सुनते हैं वो गाना और फिर आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Do. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, a flight of light।
वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे शो हैं जो कि यूट्यूब पर अपलोड किए गए हैं। तो आप जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आपके पास फुर्सत हो, आप जब चाहो तब वो शो सुन सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। बस आपको करना इतना है, आपको यूट्यूब पर रेडियो उड़ान / आपको जो भी प्रोग्राम सुनना है उसका नाम लिखना है और वो शो वहाँ पर आ जाएगा। तो एंजॉय कीजिए यूट्यूब पर भी रेडियो उड़ान को। और आज हमारी मुलाकात हो रही है मिस्टर SK रोंगटा जी से। तो चलिए हम चलते हैं उनकी तरफ। सो एज अ प्रोगवर्नमेंट, क्या आपको कोई अदर डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट में कोई डिफरेंस नज़र आता है? मीन्स हम ये जानना चाहते हैं सर कि व्हाट डू यू थिंक बीइंग अ प्रो गवर्नमेंट मेक्स हम डिफरेंट एज वी सी इन द केस ऑफ अदर डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट? मतलब प्रो गवर्नमेंट नहीं कह सकते आप, मैं कभी प्रो गवर्नमेंट नहीं हूँ, क्योंकि आज आप कभी भी उठा के देख लें, जितने इश्यूज हम उठाते हैं अभी भी, बीजेपी के मेंबर होने से मतलब ये नहीं कि हम हर सरकार की अगर कोई विकलांग विरोधी नीति होगी या विकलांगों के संबंध में सरकार का रुख ठीक नहीं होगा तो हम पार्टी का मेंबर होने के नाते उसका विरोध नहीं करेंगे। हमसे हमारे से ज्यादा कोई तेज विरोध भी नहीं करेगा और ना किया है, और हम हमेशा करते रहेंगे। पार्टी मेंबरशिप, मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए केवल साधन है एक्सेसिबिलिटी का, जिससे कि हम अपनी आवाज कम से कम पहुंचा सकें उन तक, हाईएस्ट तक। बाकी मेरी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। जहां पर विकलांग और दृष्टिहीनों के हित का सवाल आएगा वहां पर, और कॉन्फ्लिक्ट होगा पार्टी के साथ या सरकार के साथ, वहां पर हमारे लिए विकलांग और दृष्टिहीन का हित सर्वोपरि है। मेंबरशिप से मुझे क्या मिलना है व्यक्तिगत, वो तो एक निहित है, मैंने आपसे बताया, स्ट्रेटेजिक है। जहां तक दूसरी विकलांगताओं का सवाल है, देखिए दूसरी विकलांगताओं के विषय में आपने बातचीत कही। हम ये मानते हैं कि आज तक ब्लाइंडनेस मूवमेंट के कारण और विकलांगताओं को फायदा हुआ। कोई ऐसा हमारा इनिशिएटिव नहीं रहा जहां पर हमने जनरली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए मांग न की है। और वो अगर मैं चाहूँ भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि सरकार सभी डिसेबिलिटी के लिए एक तरह की नीति अडॉप्ट करती है, और वो मेरा चाहना भी बेवकूफी होगा। अगर सच देखें तो अगर इसमें लूजर, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैंने एक कंटेम्प्ट पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का आपको शायद ध्यान हो, आपने पढ़ा हो, 8 अक्टूबर 2013 का एक फैसला था जिसमें सेक्शन 33 जो रिजर्वेशन स्कीम ऑफ रिजर्वेशन है डिसेबिलिटी एक्ट में, उसका इंटरप्रिटेशन दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3% जो है किसी भी प्रतिष्ठान में जो टोटल वैकेंसी स्ट्रेंथ है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इन द कैडर स्ट्रेंथ है, वो उसका उसमें से 3% आपको कंप्यूट करना और 1% तीनों को देना है। हमारा ये कहना था कि उस और 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये बैकलॉग पूरा करना है, लेकिन वो नहीं हुआ तो हमने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने एफिडेविट दिया उसके जवाब में, उसमें उन्होंने कहा कि 12,900 वैकेंसीज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की 3% कोटा के अगेंस्ट 70 डिपार्टमेंट में बैकलॉग वैकेंसीज हैं जो नहीं भरी गई। और उसका जो ब्रेकअप दिया उन्होंने, उसमें 12,900 वैकेंसीज में से ब्लाइंड का केवल 3600 दिखाया, जो 1% तो नहीं है। देखिए, तो सरकार हमारे आंदोलन से नीतियां बनाती है विकलांगों के लिए, हमारी मांग को मानते हुए, और सबसे ज्यादा कम उसका हिस्सा हमको देती है। हमने ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में उठाई है। तो हम ये नहीं कह रहे कि और विकलांगों के साथ हम कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि अगर ये कहे कि दूसरी विकलांगताओं को ओवरलुक किया जा रहा है तो ये बात बेबुनियाद है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि अगर हम अदर डिसेबिलिटी से कंपेयर कर रहे हैं
तो विजिले एम्पायर पर्सन के साथ थोड़ी सी पार्शलिटी हो जाती है गवर्नमेंट से, या फिर मैं सीधे और साफ शब्दों में कहूँ तो अप्रोच कोई भी करे, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट अगर हम देखें तो अदर डिसेबिलिटी को ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली विजिले एम्पायर पर्सन से। मतलब हमको कम मिल रहा है अभी भी। जी सर, जहाँ तक अगर हम बात करते हैं कम मिलने की, तो वो तो कंपैरेटिवली अदर डिसेबिलिटी विजिले एम्पायर को थोड़ा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। लेकिन जो मैं जानना चाहती हूँ और जो मेरा सवाल है वो ये है कि आप आज की गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हो, इसके साथ मिलकर आप काम कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या आपको लगता है कि विजिले एम्पायर पर्सन और अदर डिसेबिलिटी के बीच में क्या गवर्नमेंट कुछ डिफरेंसेस रखती है, कुछ डिफरेंसेस करती है? करती है, बिल्कुल करती है। जब इम्प्लीमेंटेशन पे आता है बिल्कुल करती है। आप ठीक करें, इम्प्लीमेंटेशन में करती है। मैंने आपको उदाहरण दिया, स्पेशली जॉब के कोटे में जरूर करती है। तो सर आपको लगता है कि अगर हम कोलैबोरेशन में कोई काम करें तो इसका हमें बेनिफिट होगा? और व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इफ द केस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड कोलैबोरेशन? और मैं साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि जब आपको लगता है कि कहीं काफी जगह पर गवर्नमेंट डिफरेंसेस करती है, तो फिर आप लोगों ने कभी कोलैबोरेशन में काम करने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, कोलैबोरेशन में देखिए हमने कोशिश की। अभी आरपीडी बिल का जब आंदोलन चल रहा था, हमने एक आइडा बनाया, ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस। उसमें हमने बेसिक प्रिंसिपल यही रखा है, अभी भी वो जीवित है। हमने कहा देखिए, एक तो हम सब एक कॉमन प्रोग्राम बना के चलें, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना पैदा करें, कोशिश ये करें कि जिस विकलांगता का जो संगठन है इस अलायंस में, वही उस विकलांगता के इश्यूज पर, जो अगर उनके स्पेसिफिक इश्यूज हैं उन पर वही अपना जो स्टैंड ले, वही आइडा का स्टैंड है। अब इसी का एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ कि आपको पता है आरपीडी बिल 2014 में लीगल कैपेसिटी वाला जो प्रोविजन है वो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड रहा। और क्योंकि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो लोग हैं हमारे साथी, उनके बीच भी दो ग्रुप हैं। एक तो पेरेंट्स ग्रुप है जो कहता है कि टोटल कंप्लीट लीगल कैपेसिटी नहीं मानी जा सकती, गार्जियनशिप एबॉलिश टोटली नहीं की जा सकती। दूसरे वो लोग हैं जो साइकेट्रिक उससे सर्वाइवर हैं, जो वो उनका कहना अपना तर्क है कि लीगल कैपेसिटी कंप्लीट होनी चाहिए हमारे लिए भी, और गार्जियनशिप अबॉलिश होनी चाहिए। ये डिस्प्यूट हमारे यहाँ उठा। हमने, चूंकि दोनों ग्रुप हमारे कंपोनेंट हैं, हमने इसमें स्टैंड ये लिया कि दोनों ग्रुप अपना अपना पक्ष पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपने ढंग से रखें, और जो भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फैसला करे, आइडा का अपना स्टैंड कुछ नहीं होगा इसमें। हम ये नहीं कहेंगे कि गार्जियनशिप अबॉलिश हो, ना हम ये कहेंगे कि ना हो। तो इस तरह से बचा जा सकता है आपस के कंफ्लिक्टों से। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, लाइफ ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ में अंकों का बड़ा महत्व है। इंडिया ने रन कितने बनाए, हमारी सरकारों को वोट कितने मिले, और सबसे बड़ी बात, पेपर में नंबर कितने आए। बात करें तो इसमें होता है काउंटडाउन। ऐसा ही एक यूनिक काउंटडाउन आ रहा है रेडियो उड़ान पर, उड़ान टॉप 10 आएगा इस संडे से ठीक शाम को 7 बजे, और रिलीज होगा मंडे को इसमें होगा मैं साथ में आप रोज आवाज होगी, ये बेहतरीन गाने होंगे, तो बस कहीं पे नोट कर लो, चाहे दिमाग में छाप लो। और अभी सुनते रहो रेडियो उड़ान, करो संडे को मिलेंगे हम, और आप सुनाएंगे आपको साथ गाने उड़ान टॉप 10 पर। Hello. Hey, what about your exam? Oh, what can I say? I'm flunked once again. This reasoning section is hurting a lot. I don't know what to do. I have a good news for you. Hold on and listen to the script. 2 plus 1 is equal to 3. 3 plus 4 is equal to 21.
5 plus 6 is equal to 55. Then 4 plus 8 is equal to what? What comes once in a year, twice in a week? जी हाँ फ्रेंड्स, तो रेडियो उड़ान लाया है आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार शो जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन, जो कि आपकी कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगी और उसे सॉल्व भी करेंगी। तो सुनना ना भूलिए मिसेस कंफ्यूजन, अ शो ऑन रीजनिंग, हर शनिवार रात 9 से 10 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग। सर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज आप एक नामी या जानी मानी पर्सनैलिटी है, लॉयर है एक जाने माने, और इस चीज़ का काफ़ी लोगों को बहुत बेनिफिट भी हुआ है और आपने भी पूरी लगन और समर्पणता के साथ अपना काम किया है। लेकिन फिर भी सर, मैं आपकी जुबानी जानना चाहूँगी कि बीइंग अ लॉयर ब्लाइंड सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट हुए और कौन से कार्य पर आप अभी भी कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं? एज ए लॉयर ब्लाइंड को क्या बेनिफिट हुआ? आप देखिए ना, ये सारे फैसले जो हैं, कितने हर चीज सरकार आंदोलन से नहीं मांगती, तो उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म से मनवाना पड़ता है, कोर्ट के ऑर्डर्स लाने पड़ते हैं। आप देखिए ना कितना जुडिशियल एक्टिविज्म जो मैंने किया है, खुद जा के जो आर्ग्यू किया है, उस पर जो फैसले मैंने आपको एग्जांपल दिया, NFB वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज पुलिस, ये क्या छोटा मोटा लाभ है ब्लाइंड के लिए? इसके अलावा अब ये आपको मैंने बताया कि हमने सेक्शन 33 का जो इंटरप्रिटेशन कराया सुप्रीम कोर्ट से लड़के, हाई कोर्ट से शुरू होके लड़ाई ये 8 साल चली, उसमें जो फैसला हुआ उसके परिणाम स्वरूप देखिए कितना लंबा बैकलॉग अभी थी। ये बैकलॉग सही नहीं है, लेकिन एडमिटेड बैकलॉग भी अगर मान लिया जाए तो 12,000 का छोटा मोटा बैकलॉग थोड़ी है डिसेबल्ड के लिए, और 3600 का एडमिटेड बैकलॉग भी चलो ब्लाइंड का भी है, तो ब्लाइंड को फायदा क्यों नहीं हुआ? और इसी तरह से जब वो सिविल सर्विसेज का मैंने फैसला कराया, उसके बाद उन्होंने तुरंत सिविल सर्विसेज में अपॉइंट करना तो नहीं शुरू किया, उसके लिए भी हमको लड़ना पड़ा। कितनी बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते पहली बार 2010 में लोग अपॉइंट होना शुरू हुए ब्लाइंड। 1993 के जजमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए 17 साल फिर भी कोर्ट में लड़ना पड़ा। तो ये सब लॉयर होने के नाते ही हम कर पाए, क्योंकि अगर बार बार हम हायर करते किसी सीनियर को तो उसकी लागत आप समझिए ना कितनी होती है। तो सर, अगर हम कोर्ट और कानून की बात करें तो किसी छोटे से केस के लिए भी सालों साल लग जाते हैं जजमेंट आने के लिए, करीब किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, कोई लिमिट नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। तो ये साइटेड हो या डिसेबल हो, दोनों में? हाँ, कोई अंतर नहीं, अंतर तो कोई नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि डिसेबिलिटी को लेकर क्या आपको अपने प्रोफेशन में कोई और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अगर हम साइटेड से कंपेयर करें तो? मुझे कोई फेस नहीं करनी पड़ी, मैं आपसे गलत कहूँ। चुनौती जरूर थी जब मैंने प्रोफेशन में एंटर किया, कि पहला ही चुनौती, देखिए ये लीगल प्रोफेशन है ट्रस्ट का। अगर आप मुझे इंगेज करेंगी, जब तक आपको ये ट्रस्ट नहीं होगा कि मैं केपेबल हूँ आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, आप मुझे एंगेज नहीं करेंगे ना एज ए लॉयर। चॉइसेस तो बहुत है ना, मार्केट तो भरा पड़ा है लॉयर से, तो ट्रस्ट कैसे क्रिएट होगा जब तक ब्लाइंड के साथ? तो पहला प्रिजम्पशन तो यही है ना कि ये नहीं कर पाएंगे, पहला प्रिजम्पशन तो यही है। तो उसके लिए ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए यू विल हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट योर कैपेबिलिटी, आपको अपनी क्षमता दिखानी पड़ेगी। और उसके लिए मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला अपनी क्षमता दिखाने का। मैंने एक केस लिया, वो गांव सभा लैंड दिल्ली में होती है, उसमें वो अलॉट की जाती 20 पॉइंट प्रोग्राम, आपको ध्यान हो, इमरजेंसी में चला था, तो हरिजन्स वगैरह को, लैंडलेस को लैंड अलॉट करते थे गांव सभा से। तो ये 7 हरिजन का केस मुझे डेवलपमेंट कमिश्नर ने दिया। वो दे हैड लॉस्ट इट अप टू दी फाइनेंशियल कमिश्नर लेवल, तो हाई कोर्ट में लड़ना था के बिहाफ से। इनको अलॉट हुआ था। जी, वो अलॉट लैंड अलॉट हो गई थी उनको कब्जा नहीं मिला था। उसमें जो जमींदार काबिज थे वही काबिज थे, और वो सब जमींदार जीतते गए और ये हारते गए।
हाई कोर्ट में हमारे सामने चुनौती थी, वो पहला केस था। हमने वो लैंड लॉज के अंतर्गत वो जमीन उनको जीत के दी, हरिजन को का कब्जा दिलाया। उससे मेरा एक ट्रस्ट, मेरी कैपेबिलिटी लोगों में फैली। क्योंकि देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, मैंने उस केस से ये बात एक्सपीरियंस की कि जो गांव के लोग हैं, जो थोड़े कम शिक्षा आ पाए, उनको अवसर कम मिला शिक्षा का, ऐसे लोगों को के सामने आप जब आपकी क्षमता जाती है और वो देखते हैं, तो वो सबसे अच्छे प्रचारक होते हैं उस चीज का, बजाय इसके कि एक पढ़े लिखे आदमी का जीत दें तो वो तो अपने तक सीमित रखता है, बट वो प्रचार करता है जो दूसरा वर्ग है, जिनके लिए मैंने वो पहला केस लड़ा। तो उसके बाद मुझे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, उसके बाद क्लाइंटेज बनता चला। तो ये सबसे बड़ी चुनौती किसी भी दृष्टिहीन लॉयर के सामने है कि उसको पहला मौका अच्छा मिलना चाहिए, और मिले तो उसको मौके को कैश कराना चाहिए अपनी भरपूर क्षमता का प्रदर्शन करके। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कभी भी दृष्टिबाधित एडवोकेट को पहला केस लेते समय बहुत कॉशियस होना चाहिए। वही केस ले जिसमें वो कॉन्फिडेंट हो कि वो जीत सकेगा, पहला कम से कम। तो सर आप कह रहे हो कि पहला ही केस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो अगर पहली बार कोई केस आए और हम उसको रिजेक्ट करने का सोचें या कर दे, तो क्या इस पर हमारे प्रोफेशन पर पॉइंट नहीं उठेगा, या इतना आसानी से क्या हम कोई भी केस रिजेक्ट कर सकते हैं? हाँ, क्यों, हमारे पास बहुत लोग आते थे, मना भी करते हैं, अब भी करते हैं, तब भी करते थे जब शुरू की थी प्रैक्टिस। क्योंकि देखिए शुरू वाले समय में आपकी जो लॉस या विन है वो आपके फ्यूचर को डिटरमिन करेगी। इसलिए मेरी एडवाइस यही है, जो दृष्टिबाधित व्यक्ति लीगल प्रोफेशन को चुनना चाहते हैं अपने कैरियर के रूप में, तो इन कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखें। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि इससे अच्छा प्रोफेशन है नहीं दृष्टिबाधितों के लिए, अगर वो अपनी क्षमताओं को पूरी तरह विकसित करके इस प्रोफेशन में विद पेशेंस एंटर करें और काम करें। सर अगर उस वक्त की हम बात करें तो वैसे ही नॉर्मल एजुकेशन के लिए ही बहुत प्रॉब्लम होती थी डिसेबल्स को, तो इतने हाई लेवल की स्टडी तो खैर हम बहुत कम ही लेवल तक सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपने ज्वाइन किया था एज अ लॉयर, तो उस वक्त कोई डिसेबल आपके साथ थे एज अ लॉयर? दिल्ली हाई कोर्ट में तो नहीं थे, लेकिन उस समय कलकत्ता में एडिशनल एडवोकेट जनरल हुआ करते थे साधन चंद गुप्ता जी। हालांकि वो लेटर ऑन ब्लाइंड हुए थे, लेकिन वो थे और वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे। वो प्रैक्टिस करते हुए ब्लाइंड हुए थे उनका, लेकिन वो थे। और इसके अलावा तो नहीं, मतलब दिल्ली में तो कोई नहीं था। तो मतलब एट द मोस्ट साइटेड लोग ही आपके सराउंडिंग में थे। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर इस प्रोफेशन में आपको साइटेड लोगों का कितना सपोर्ट मिला, अपने आसपास के लोगों का, जब आपने ज्वाइन किया था हाई कोर्ट को? देखिए सपोर्ट तो साइटेड, अगर कोलीग्स का सपोर्ट क्या मिल सकता है, वो तो कम्पिटिटिव होते हैं। तो सपोर्ट तो नहीं, लेकिन हाँ ये सही है कि जो दोस्त थे साइटेड एडवोकेट, वो दोस्त की तरह अगर कोई मदद की जरूरत पड़ी तो, जैसे शुरू में प्रोसीजर समझना है, तो उन्होंने मदद की। अब जो दोस्त नहीं थे तो उनसे पूछने का भी जरूरत नहीं थी, और पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। जी जी बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त तो वो आपके कलीग थे और काफ़ी कंपटीशन चल रहा होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे वक्त में। फिर भी आपके दोस्तों ने आपका साथ दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। सर अब मैं ये जानना चाहूँगी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? मीन्स फ्यूचर प्लान्स की मैं बात कर रही हूँ, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? अभी को तो हमारा प्लान अब ये है, देखिए अभी हमने यूथ विंग बनाई है। अब युवाओं को
एक्टिवली हर स्तर पे जोड़ना है। महिलाओं को महिला विंग बनाई है, महिलाओं को हर स्तर पे जोड़ना है और हमने इसीलिए संगठन के हर स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, उसमें एक पद, कम से कम एक पद सुरक्षित किया है महिलाओं के लिए और एक पद सुरक्षित किया है युवाओं के लिए। और इसके अलावा वो, जैसा मैंने कहा, हर स्तर पे ये दोनों अलग अलग विंग्स भी होंगी। और अब ज्यादातर काम हम युवाओं और महिलाओं को आगे रखकर संगठन में उनको लीडरशिप रोल देके आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, अब तक बहुत सारी प्रोफेशन से रिलेटेड बातें हो गई। अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को कुछ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, मतलब कि आपकी फैमिली, आपके बच्चों के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। जी बताइए। मेरी पत्नी जो हैं वो साइटेड हैं, वो लोकसभा में एडिशनल डायरेक्टर हैं और कंप्यूटर सेंटर देखती हैं। और मेरी बेटी वो कॉर्पोरेट लॉयर है और उसकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है अपनी। मेरा बेटा एरोस्पेस इंजीनियर है। ये है शॉर्ट में मेरा। बाकी मेरे भाई हैं, 5 बहनें हैं, मैं सबसे छोटा भाई। भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ सर। तो सर, वैसे तो आजकल सभी की बहुत छोटी फैमिली होती है और आपकी भी एक लड़का एक लड़की है, आप बता रहे हो, तो बहुत छोटी फैमिली है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अगर हम भाई बहनों की बात करें तो आपने बताया कि 5 भाई और 5 बहनें थे आपकी। तो सर, आप कितना टाइम दे पाते थे अपनी फैमिली को, अपने इस बिजी रूटीन को देखते हुए, स्टडी को देखते हुए, कितना आप उनके साथ रहते थे? मतलब आप मेरे पास मतलब ब्रदर सिस्टर्स के दृष्टि से पूछ रहे हैं या? नहीं जी, मैं बिल्कुल समय नहीं दे पाया। मैं तो अपने ही, देखिए, शुरू में चला गया स्कूलिंग के लिए देहरादून, वो रेजिडेंशियल स्कूल था, छुट्टी नहीं आते थे। उसके बाद कॉलेज लाइफ में हमने पूरा समय, आपसे कहा कि जैसे इंटर में ही था मैं, तब जनरल सेक्रेटरी यूपी ब्रांच बन गया, तो मैंने अपना ज्यादा समय पढ़ाई और उसमें लगाया, सब्जेक्ट में लगाया। तो सर, आपकी अपनी फैमिली को, यानी कि वाइफ और बच्चों को, कभी शिकायत नहीं रही कि आपने उनको टाइम नहीं दिया? शिकायत तो है उनको भी समय, अरे आपने जरूर एडवांटेज है क्योंकि वी शेयर द ऑफिस, सो वी हैव मोर टाइम टू स्पेंड टुगेदर। एटलीस्ट शी हैज द टाइम टू सी मी फॉर मोर टाइम देन एनीवन एल्स इन द फैमिली, वाइफ। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि अब वैसे तो आपको टाइम नहीं मिला, आपने बताया, अपनी फैमिली के लिए भी, लेकिन एंटरटेनिंग की अगर हम बात करें तो आपको टाइम नहीं मिला, ये तो एक कारण है, ठीक है, समझ आती है, लेकिन फिर भी अंदरूनी तो कोई शौक आपके रहे होंगे? नहीं, वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। देखिए, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, वो बात आप ठीक कह रही हैं। अगर आदमी में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो टाइम तो निकालता है, जिस चीज में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए टाइम तो निकालता है। इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ। तो सर, आपने एनएफबी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया हमें, हम थोड़ा सा आपके अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके अपने क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? ये फ्यूचर में ये जो कुछ हम कर रहे हैं उसको एक्सटेंशन करना है और एक्सपेंड करना। काफी अच्छा लगा सर कि आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक मैसेज हमारे लिसनर्स को दें। मैं दृष्टिबाधित साथियों को और अन्य विकलांग साथियों को यही कहना चाहूंगा कि हमें कानून के रूप में एक अधिकारों की नींव हमारे लिए पड़ी है, बड़े लंबे संघर्ष के बाद पड़ी है। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि उसको यूज करके हम समानता और सम्मान के जीवन को व्यतीत करने के लिए, सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए हर अवसर क्रिएट भी करें और जो हमारे पास आए अवसर उसका उपयोग करके हम समाज में नकारात्मक दृष्टिकोण को चुनौती दें और उसको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर रेडियो उड़ान के साथ जुड़े, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद।